नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स जो कि उत्तराखंड के हैं, अप्रैल महीने के, उसे पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि उत्तराखंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला न्यूज़ है वो है सीमा पार आवागमन पर रोक। तो हमने लास्ट करंट अफेयर्स में क्या किया था कि हमने न्यूज़ को दो तरीके से पढ़ने की कोशिश की थी। जो कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन्हें देखा था, और जो मेंस के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन्हें भी देखा था। तो आज भी हम उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीमा पार आवागमन पर रोक अभी चर्चा में क्यों है? अधिकारियों ने भारत के आम चुनाव से पहले नियमित एहतियात के तौर पर 19 अप्रैल की शाम से भारत में उत्तराखंड राज्य और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के बीच सीमा को अस्थायी रूप से बंद करने की योजना बनाई है, जिससे जो हमारा चुनाव है वो अच्छे तरीके से हो सके, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो इसीलिए इस तरीके का कार्य किया गया, ठीक है। अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें इसमें दो बातों को ध्यान रखना है। पहला कि जो भारत और नेपाल है, नेपाल भारत में किन राज्यों के साथ बॉर्डर को शेयर करता है, उसे ध्यान रखना है। और हम ये भी देखेंगे कि उत्तराखंड में कौन से ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भारत और नेपाल के बीच के बॉर्डर्स को। दोनों प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से इन्हें देख लेना है। तो नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ बॉर्डर को शेयर करती है, ठीक है। अब यदि हम उत्तराखंड के जिलों के हिसाब से देखें तो नेपाल जो है वो पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर यानी कि तीन जिलों के साथ बॉर्डर्स को शेयर करती है। तो यदि हम भारत और नेपाल के बीच में देखें तो 5 राज्यों के साथ, और यदि हम उत्तराखंड में देखें तो 3 जिलों के साथ नेपाल जो है वो बॉर्डर को शेयर करता है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेंस के लिए ज़रूरी है। हम इसे मेंस में कोट कर सकते हैं, जैसे कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो क्यों महत्व रखता है, ठीक है। तो महत्व को देखने के लिए हम दो दृष्टिकोण को देखते हैं। पहला कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनका रणनीतिक महत्व क्या है, इस बात को देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका धारणा में उनका स्थान हमारे लिए विशेष स्थान रखता है। तो इन दोनों बातों को हम देखते हैं यदि हम भारत और नेपाल के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं तो, ठीक है। अगली बात है कि नेपाल भारत की हिमालयी सीमाओं के ठीक बीच में है, ठीक है। भूटान के साथ यह उत्तरी सीमावर्ती पार्श्व के रूप में कार्य करता है तथा चीन के किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ मध्यवर्ती राज्य के रूप में कार्य करता है। तो आप सभी को पता है कि नेपाल एक बफर स्टेट के तरीके से कार्य करता है, ठीक है। और नेपाल से निकलने वाली नदियां पारिस्थितिकी और जल विद्युत क्षमता के संदर्भ में भारत की 12 मासी नदी प्रणालियों का निर्वहन करती है। कई हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल नेपाल में हैं, जो इसे बड़ी संख्या में भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाते हैं। तो देखिए, भारत और नेपाल का संबंध एक विशेष संबंध है। तो क्यों महत्व रखता है, तो अभी हमने देखने की कोशिश की, और इस बात को भी देखा कि भारत के साथ भारत के किन राज्यों के साथ नेपाल बॉर्डर को शेयर करता है। उसी के साथ हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड के कौन से जिले हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। अगला है उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना का पुनर्निर्माण। अब इसमें देखते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड में हिमालय की ऊपरी गंगा क्षेत्र में एक जल विद्युत परियोजना के पुनर्निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या हैं कि नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने फाटा ब्योंग जल विद्युत परियोजना को संदर्भ की शर्तों यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुदान की मंजूरी दे दी है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि फाटा ब्योंग परियोजना ने मंदाकिनी नदी ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करके
वर्ष 2013 में बादल फटने यानी कि क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड से होने वाली क्षति को और भी बढ़ा दिया है। अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमें इस बात को ध्यान रखना है, मंदाकिनी के जो फैक्ट्स हैं उन्हें ध्यान रखना है। अब ये क्या है? यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है? अगला है कि यह नदी रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग क्षेत्रों के बीच लगभग 81 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और यह चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। तो इसमें एक बात तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मंदाकिनी नदी है, ये अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है? और रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग के क्षेत्रों के बीच इसका प्रवाह हमें देखने को मिलता है और ये चोराबाड़ी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है? और मंदाकिनी सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी में विलीन हो जाती है और ये ध्यान रखिएगा ऊखी मठ में मध्य महेश्वर मंदिर के पास से बहती है। अपने मार्ग के अंत में यह अलकनंदा में गिरती है जो कि गंगा में यह मिल जाती है। तो इन फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अब अगला देखते हैं, उत्तराखंड में हताहत मुक्त लोकसभा चुनाव की तैयारी। तो हम सभी को पता है कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल 2024 को एक ही चरण में मतदान होना था और ये हो चुका है, ठीक है? अब इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में हमें देखना है, ये मैथ्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यह अवधारणा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करती है जहां प्रत्येक 5 वर्ष पर सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ संपन्न होंगे। यानी कि जो कि स्टेट के चुनाव हैं और जो नेशनल लेवल पर हम देखते हैं, ठीक है? यह लोकसभा के चुनाव, यह दोनों एक साथ होने का जो एक परिकल्पना है, वह है एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके हम बेनिफिट की बात करें तो इसका विचार यह है कि चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और चुनावों की आवृत्ति को कम किया जाए, जिससे समय तथा संसाधनों की बचत होगी, ठीक है? तो इसके परिप्रेक्ष्य में यह विचार दिया जाता है कि इससे क्या होगा कि समय की बचत भी होगी और संसाधनों की बचत भी होगी, ठीक है? इसकी पृष्ठभूमि की हम बात करें तो यह विचार ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार देख रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है? इसका जो पृष्ठभूमि हमें देखने को मिलता है वह वर्ष 1983 में देखने को मिलता है, जब निर्वाचन आयोग ने पहली बार इसे पेश किया था। हालांकि वर्ष 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आयोजित कराना एक सामान्य परिदृश्य रहा था। तो ये हमने इसका प्रयोग भी किया है, हमने देखा भी है, ऐसा नहीं है कि ये कभी हुआ नहीं है, ये हुआ है, ठीक है? लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित कराए गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस बात को ध्यान रखना है कि यह जो चुनाव है, एक राष्ट्र जो एक चुनाव का जो एक परिकल्पना है, यह हमने प्रयोग करके देख लिया है, ठीक है, भारत में। यह अभ्यास वर्ष 1957, 62 और 67 में आयोजित अगले 3 आम चुनाव में भी जारी रहा। लेकिन वर्ष 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय पूर्व विघटन के कारण यह चक्र बाधित हो गया। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है, ठीक है? अब अगला देखते हैं, उत्तराखंड में सद्भावना सम्मेलन। हाल ही में हरिद्वार में हर की पेड़ी के बाएं तट पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया। यह आध्यात्मिकता और हिंदुओं के लिए गंगा के महत्व पर उन्होंने बात की, ठीक है? अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है मुख्य बिंदु जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे फिल्म्स के लिए। उत्तरी और पूर्वी भारत में 2600 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बहने वाली गंगा को देवी माना जाता है तथा यह हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र है, ठीक है? अगली बात यह बोली है कि यह नदी 6 राज्यों, अभी ध्यान रखिएगा, यह नदी 6 राज्यों तथा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के बीच एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले गंगा नदी बेसिन में रहने वाली भारत की 1.4 अरब जनसंख्या में से 40% से अधिक के लिए पीने के जल का स्रोत है। तो बेसिकली ये बताया गया है कि गंगा का महत्व क्या है हमारे जीवन की रक्षा के लिए, ठीक है? अब क्योंकि हमारे जीवन की रक्षा के लिए इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है,
काफ़ी महत्व यह रखता है, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी इश्यूज़ भी आ रहे हैं, जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लगभग 30 लाख लीटर सीवेज प्रतिदिन गंगा में बहाया जाता है और उसमें से केवल आधा ही उपचारित किया जाता है, यानी कि आधा ही जो है वो ट्रीटमेंट प्लान पर इसको देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है, 40% से अधिक के लिए पीने के जल का स्रोत है और इतनी जनसंख्या जो हमारी है वह इस पर आश्रित है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट का कोई ज़्यादा प्लान नहीं किया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको एक तरीके से बचाया जाए, इसके लिए भी कोई कार्य किया जाए। तो इसमें क्या कार्य किया जा रहा है? तो इसमें हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी देखना है कि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार नदी के किनारे 97 जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से 59 के नमूनों के परीक्षण में जनवरी 2023 में 70% स्थानों पर नदी में मल कोलिफॉर्म अनुमेय स्तर से ऊपर था। अभी में इसके लिए ज़रूरी है। हमने देखा कि गंगा जो नदी है, यह हमारे जीवन रक्षा के लिए कितना महत्व रखती है, तो इसकी रक्षा भी हमें अवश्य करनी चाहिए। अब इसके लिए क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है? इसके लिए है नमामि गंगे कार्यक्रम। तो ये बेसिकली है क्या? नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे कब स्टार्ट किया गया था? तो ये ध्यान रखना है, जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, ठीक है, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, ठीक है। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के साथ इसका जो संचालन है वो किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा इसका जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। अगला है नमामि गंगे कार्यक्रम 2021 से 26 के दूसरे चरण में राज्य परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और गंगा के सहायक शहरों में परियोजनाओं के लिए विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी है, ये हमारे जीवन रक्षा के लिए कितना महत्व रखती है। इसका आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसका भौतिक महत्व भी है। यह हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको हम प्रदूषित कर रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट भी हम सही से नहीं कर रहे हैं, जिससे भविष्य में हमारे जीवन की रक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यह जो कार्यक्रम है चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें जो केंद्र सरकार है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो मिल करके साथ यदि काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो ज़रूर हम गंगा जो नदी है उसकी सुरक्षा के लिए हम अपना कार्य, अपना जो योगदान दे पाएंगे, जिससे हमारे ही जीवन की रक्षा हो पाएगी। तो ये मेंस के लिए भी ध्यान रखना है और इसमें जो कुछ बातें हैं उन्हें प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान रखना है। जैसे कि यह जो कार्यक्रम है नमामि गंगे कार्यक्रम, ये जून 2014 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला है उत्तराखंड में रिकॉर्ड 55% मतदान, ठीक है, मतदान हो गया है, रिकॉर्ड हुआ है। अब इसमें क्या देख रहे हैं? हाँ, पहले देख लेते हैं इसमें क्या बात बोली है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर लगभग 55% मतदान हुआ। 2019 की बात करें तो 61.4% की तुलना में 6.3% वोटों की गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है, दर्ज की गई है। अब यदि हम देखें फैक्ट्स की बात, तो अल्मोड़ा में सबसे कम जो वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिला है और सबसे ज़्यादा देखने को मिला है नैनीताल उधम सिंह नगर में, जहाँ पर है 59.9%। तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा नैनीताल उधम सिंह नगर में देखने को मिला और सबसे कम देखने को कहाँ मिला? यह मिला अल्मोड़ा में। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और इसमें हाँ, अब ये देख लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग, इसका परिचय देखें तो अच्छा, संवैधानिक प्रावधान इसका है 324 से 329, ठीक है। और इसके हम परिचय की बात करें तो ये स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। लोकसभा, हाँ ये ध्यान रखना है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसे हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है। संरचना की बात करें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है। अगला है कि सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त की बात करें तो सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना, तो सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव इसका किया जाता है। इसकी जिम्मेदारियों की बात करें तो चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना, चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना। ठीक है। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना और राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी करना। ठीक है। तो यह इसके प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। ठीक है। अब आगे देखें, वोटर टर्नआउट ऐप की बात करें तो ये बेसिकली है क्या? चुनावों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और मतदान के लिए मतदाताओं की उपस्थिति के बारे में तुरंत जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, अभी इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए चुनाव हुआ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो 18 अप्रैल, इस बात को ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी जरूरी महत्वपूर्ण है ये। 18 अप्रैल 2019 को एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसमें क्या है कि वोटर टर्नआउट ऐप का उपयोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर सहित रियल टाइम वोटर टर्नआउट विवरण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस ऐप का उपयोग नागरिकों द्वारा लाइव वोटर टर्नआउट डाटा कैप्चर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, वोटर टर्नआउट ऐप। अगला है उत्तराखंड में देहरादून हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू करने की बात की जा रही है। इसमें क्या बात बोली है? इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण प्रयास में उत्तराखंड सरकार देहरादून को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने पर कार्य कर रही है। तो मुख्य बिंदु क्या है? राज्य सरकार ने देहरादून के जाली ग्रांट हवाई अड्डे और काठमांडू के बीच सब्सिडी वाली नॉन स्टॉप उड़ानों के लिए एयरलाइन से प्रस्ताव मांगे हैं। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि देखिए नेपाल और उत्तराखंड के बीच की बात हो रही है, तो दोनों के बीच को संबंध को और मजबूत करने के लिए यह प्रयास एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे क्या फायदा होता है कि नेपाल और उत्तराखंड की राजधानी शहरों को जोड़कर यह प्रयास न केवल ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करता है बल्कि पर्यटन, वाणिज्य तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु नए रास्ते भी खोलता है। अब देखिए नेपाल एक बॉर्डर कंट्री है, इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है 5 राज्यों के साथ। ठीक है। कितना महत्वपूर्ण रखता है हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसके संदर्भ में देखें तो इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह चाइना और इंडिया और चीन के बीच में एक बफर स्टेट की तरीके से कार्य करता है। तो इसका एक रणनीतिक और इसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व भी काफ़ी माना जाता है। तो इसीलिए यह कार्य एक महत्वपूर्ण, एक विशेष महत्व रखता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला है उत्तराखंड की मानसखंड कॉरिडोर यात्रा। ठीक है। इसमें क्या है? उत्तराखंड पर्यटन विभाग भारतीय रेलवे के सहयोग से कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों को लोकप्रिय बनाने के लिए मानसखंड कॉरिडोर यात्रा शुरू करेगा। अब इसके मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला है तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों को, अभी ध्यान रखिएगा, पुणे से पिथौरागढ़ जिले के टनकपुर, ठीक है, तक ले जाने के लिए एक समर्पित ट्रेन सेवा की व्यवस्था की गई है। अब ये व्यवस्था जो की गई है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो पुणे से पिथौरागढ़ जिले के टनकपुर तक। तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना है। अब अगला क्या है? तो ट्रेन 2 बैचों में 600 से अधिक तीर्थ यात्रियों को मानसखंड के प्रसिद्ध मंदिरों तक ले जाएगी। अब ये मानसखंड बेसिकली है क्या? प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को, ठीक है, संदर्भित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ बातों को देखें तो
टूर पैकेज के तहत श्रद्धालुओं को टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थानों पर ले जाया जाएगा तथा इन मंदिरों के पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है। चंपावत में अब इस बात को ध्यान रखना है कि कौन से मंदिर इसमें होंगे। ठीक है। चंपावत में बालेश्वर, मनेश्वर एवं मायावती मंदिरों के दर्शन, हाट कालिका, पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर मंदिर, चितई में जागेश्वर तथा गोलू देवता मंदिर, नंदा देवी, कसार देवी, अल्मोड़ा में कटारमल, उधम सिंह नगर में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा और नैना देवी मंदिर के दर्शन नैनीताल में तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। अब अगला है, हम देख लेते हैं कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। ठीक है। तो कुमाऊं क्षेत्र में 6 जिले शामिल हैं: अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। तो इसे ध्यान रखना है। अब अगला है, ऐतिहासिक रूप से मानस खंड और फिर कुर्मांचल के रूप में जाना जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र इतिहास के दौरान कई हिंदू राजवंशों द्वारा शासित रहा है। ठीक है। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1816 में हुई थी, जब अंग्रेजों ने गोरखाओं से इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था, जिन्होंने वर्ष 1790 में कुमाऊं के तत्कालीन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। अब अगला क्या है कि वर्ष 2000 में कुमाऊं सहित उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगला देखते हैं, राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? अब इसमें हमें ये ध्यान देना है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसकी स्थापना वर्ष 1956 में देखने को मिली। संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य इसकी सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के पैटर्न विकसित करना था, ताकि भारत में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानक को प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है। अब अगला हमें क्या ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। तो यह भारत के पर्यावरण और वन्य मंत्रालय के तहत एक वन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, जो मूल रूप से भारतीय वन कॉलेज के रूप में था, जिसे वरिष्ठ वन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष, अब इस बात को ध्यान रखना है, वर्ष 1938 में स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर है? ये देहरादून के नए वन परिसर में स्थित है। ठीक है। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स थे उत्तराखंड के अप्रैल महीने के, उन्हें देखने की कोशिश की, जो कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। हमने दोनों बातों को देखा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की न्यूज़ को देखेंगे और प्रीलिम्स के लिए क्या महत्व है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, दोनों